हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भूक्षरण। तो आइए दोस्तों, इससे अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, भूक्षरण निम्न शक्तियों यानी कि कारकों द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से? क नंबर है वर्षा, ख नंबर है हवा और ग नंबर है बर्फ और घ नंबर है हवा। ठीक है। और देखिए, घ नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सही सारा है। ठीक है। तो उपरोक्त सभी यानी कि वर्षा, हवा, बर्फ, ये सभी आते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर, भूक्षरण से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर है क नंबर, भूमि के कणों का अपने स्थान से हटना एवं दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, वायु भूक्षरण निम्न कारक द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर है ग नंबर, वायु द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीहड़ रेवाइन निम्न स्थानों पर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है क, नदी एवं नालों के किनारे व आसपास। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मृदा संरक्षण का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है क नंबर, मृदा को क्षरण से बचाना। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, भूक्षरण का अर्थ मिट्टी को खोदकर अन्यत्र ले जाना है। यह सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भूक्षरण से खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। यह भी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, वायु क्षरण अधिकतर शुष्क एवं रेतीले क्षेत्रों में होता है। यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, 1 हेक्टेयर खेत से औसतन 50 टन मिट्टी प्रतिवर्ष बह जाती है। यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कोष्टक में दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक रिक्त स्थान पे भराएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ढालू खेतों से भूक्षरण, यहाँ रिक्त स्थान है क्योंकि अधिक या कम में से अधिक का ऑप्शन दिया है, इसीलिए यहाँ रिक्त स्थान है, होता है। तो इसका सही उत्तर है अधिक। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है, सबसे अधिक भूक्षरण जल से होता है। तो इसका सही है जल। ठीक है, जल भराएगा रिक्त स्थान पे। तीसरा है, त्वरित क्षरण मानव द्वारा होता है। तो इसका सही है मानव, रिक्त स्थान पे भरेंगे मानव। आगे देखते हैं। आगे है, भूस्खलन लैंडस्लाइड पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो इसका है सही पहाड़ी। ठीक है, रिक्त स्थान पे भरेंगे पहाड़ी। आगे देखते हैं 5 नंबर, मृदा सतह की 1 इंच ऊपरी परत बनाने में प्रकृति को 300 से 100 वर्ष लगते हैं। ठीक है। तो इसमें 300 पहले भरेंगे, फिर उसके बाद 100। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने इसको मिला दिया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्तंभ क में है जलीय क्षरण, इसको हम लोग मिला देंगे, जल द्वारा मिट्टी के कणों का बहना। वायु क्षरण, इसको हम लोग मिला देंगे, वायु द्वारा मिट्टी के कणों का उड़ना। त्वरित क्षरण, इसका है मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा क्षरण। प्राकृतिक क्षरण, प्रकृति द्वारा क्षरण। ठीक है। आगे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, खेत से पानी बहने के बाद खेत में अंगुलियों जैसी संरचना कैसे बनती है। तो इसका उत्तर है, बरसात के दिनों में ढालू भूमि में मिट्टी पानी के साथ बहकर अंगुलियों जैसी संरचना बनाती हैं।
आगे देखते हैं, प्रश्न 2 नंबर है, वर्षा की बूंद का क्षरण कैसे होता है? इसका उत्तर है, वर्षा की बूंद भूमि के कणों को 1 मीटर ऊंचा एवं 1 मीटर दूर तक उछाल देती है। अगला देखते हैं, प्रश्न 3 नंबर, बालू के टीले यानी कि सैंड ड्यून कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर है, बालू के टीले तेज हवा के कारण रेतीली भूमि को उड़ाने से बनते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न 4 नंबर है, पानी के साथ मिट्टी बहकर कहाँ चली जाती है? इसका प्रभाव क्या होता है? इसका उत्तर है, पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नदी, नालों एवं समुद्र में चली जाती है, जिससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और खेत की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, ढालू खेतों में फसलों का उत्पादन कम क्यों होता है? इसका उत्तर है, ढालू खेतों में भूमि क्षरण अधिक होने से उनकी उपजाऊ क्षमता घटती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर, बरसात के दिनों में मटमैले एवं गदेले पानी के अंदर क्या होता है? तो इसका उत्तर है, मटमैले व गदेले पानी में खेत की मृदा के पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर, पुराने पेड़ों की जड़ें मिट्टी के ऊपर दिखाई देती हैं, इसका कारण बताइए। इसका उत्तर है, बरसात के दिनों में जलीय भूक्षरण के कारण पुराने पेड़ के जड़ों की मिट्टी बह जाने से जड़ें दिखाई देने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर, खेत को समतल एवं मेड़बंदी करने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है, खेतों को समतल करके उसके चारों तरफ मेड़बंदी करने से खेत का पानी बहकर नहीं जाता है और भूक्षरण नहीं होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, ढालू भूमि में किस विधि से खेती करते हैं? इसका उत्तर है, ढाल के विपरीत जुताई करके सीढ़ीदार खेती करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, पहाड़ी पर किस प्रकार की खेती करते हैं? इसका उत्तर है, पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेती करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर, वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे किस तरह से मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं? इसका उत्तर है, वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे व घास आदि लगने से भूमि कटाव कम होती है और पानी धीरे धीरे बहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर, ढालू भूमि में ढाल के विपरीत खेती करने से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है, मृदा संरक्षण हेतु कृषि कार्य जैसे जुताई, गुड़ाई, बुआई सदैव ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं, जिससे पानी खेतों में रुक जाती है और खेती करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर, सीढ़ीदार खेती से क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर है, सीढ़ीदार खेती अधिक ढालू एवं पहाड़ों पर ढाल के विपरीत सीढ़ी नुमा संरचना बनाकर खेती करते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पशुओं द्वारा अनियमित चराई करने से मृदा संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, पशुओं द्वारा अनियमित चराई से मृदा संरक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं के खुरों से मृदा कटकर पानी के साथ बहता है, जिससे मृदा क्षरण अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर, खेत व नालों से बहते हुए पानी को रोकने हेतु कौन सी संरचना बनाते हैं? तो इसका उत्तर है, खेत व नालों से बहते हुए पानी को रोकने के लिए रोक बांध यानी कि चेक डैम बनाना पड़ता है, जिससे भूक्षरण पर रोक लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर, भूक्षरण की परिभाषा दीजिए। जलीय भूक्षरण के प्रकारों को वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, भूक्षरण की परिभाषा, भूमि के कणों का
अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। बरसात में जल के द्वारा होने वाले भूक्षरण को जलीय भूक्षरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला वर्षा बूंद क्षरण, दूसरा परत भूक्षरण, तीसरा अल्पसरिता भूक्षरण, चौथा है खड या अवनालिका। आगे देखते हैं। 5 नंबर है बीहड़ भूक्षरण, नदी तट भूक्षरण, 7 नंबर है समुद्र तट भूक्षरण, 8 नंबर है हिमनद भूक्षरण। आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है भूस्खलन भूक्षरण, जो पहाड़ों पर चट्टानों के खिसकने में होता है, जिससे नीचे के खेत, सड़कें व बस्तियां दब जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 नंबर है वायु क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। वायु भूक्षरण, जब भूमि का कटाव वायु द्वारा होता है तो उसे वायु भूक्षरण कहते हैं। यह कम वर्षा व शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में होता है, जहां आमतौर पर तेज हवाएं चलती हैं और भूमि पर वनस्पतियों का आवरण नहीं होता। ऐसी स्थिति में मृदा के छोटे छोटे कण हवा के साथ अपने स्थान से हटकर कई किलोमीटर दूर उड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी खेतों में जमा होकर फसलें बर्बाद कर देते हैं। रेतीली भूमि में तेज हवा के कारण कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं, जो वायु वेग के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्राकृतिक एवं त्वरित भूक्षरण उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है प्राकृतिक भूक्षरण। प्राकृतिक भूक्षरण प्रकृति द्वारा होता है। इसकी गति धीमी व विनाश रहित होती है। इससे जितनी मिट्टी बनती है उतनी ही कटाव होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। इससे भूपटल पर पठार, मैदान, घाटियां और विभिन्न प्रकार की मिट्टियां बनती हैं। अगला देखते हैं। इसी में है त्वरित भूक्षरण। चारागाहों में उगी घास की अनियमित चराई, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि से भूसतह पर स्थित वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण त्वरित भूक्षरण होता है। मानव इसके लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर भूक्षरण किन किन कारकों द्वारा होता है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है भूक्षरण के कारक। भूक्षरण की क्रिया वर्षा या वायु का मृदा से संपर्क होते ही प्रारंभ होती है। जैसे जैसे वर्षा या वायु वेग घटता बढ़ता है, वैसे वैसे भूक्षरण का रूप और प्रकार बदलता रहता है। भूक्षरण मुख्य रूप से 2 कारकों द्वारा होता है। जल एवं वायु के द्वारा होने वाले भूक्षरण को क्रमशः जलीय भूक्षरण एवं वायु भूक्षरण कहते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर भूक्षरण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं भूक्षरण से हानियां। पहला है नदी, नालों व समुद्र में मिट्टी जमा होने से वे उथले हो रहे हैं। अगला है 2 नंबर इससे पृथ्वी की अधिकांश भूभाग डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगला है 3 नंबर बाढ़ एवं पर्यावरण समस्या बढ़ती जा रही है। 4 नंबर है धन जन और स्वास्थ्य की हानि हो रही है। अगला देखते हैं 5 नंबर भूक्षरण के कारण पृथ्वी की उर्वरता शक्ति एवं उत्पादन क्षमता घट रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर मृदा संरक्षण की परिभाषा एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर मृदा संरक्षण। मृदा की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।
इसके लिए हमें उचित मृदा संरक्षण विधियों अपनाना आवश्यक है। यदि भूमि पर घास वनस्पतियां नहीं होती है तो भूक्षरण अधिक होता है, जिससे नदी नालों में मिट्टी जमा होने से उनका जल धारण क्षमता घट जाता है और बाढ़ का कारण बनती है। मृदा कटाव रोकने की प्रक्रिया ही मृदा संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।